हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास के अध्याय 4 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। तो इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। गतिविधि प्रश्न 1, 2 ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्याएं पैदा हुई हैं। आप चाहें तो पर्यावरण, आणविक हथियारों व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। तो आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय पैदा हुई समस्याओं के उदाहरण, यानी कि जितना आधुनिक विकास हुआ है उससे कितनी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो उन समस्याओं के कुछ उदाहरण, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। आधुनिक विकास ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। शहरों में कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। शहरों में कोलाहल यानी कि शोर बढ़ गया, जिसने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया। कारखानों की स्थापना से जल प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हुई। दूसरा है बीमारियां बढ़ना, यानी कि औद्योगिक विकास से किस प्रकार से जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनमें एक समस्या है बीमारियों का बढ़ना। तो मजदूरों को गंदे मकानों में पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें गंदे कारखानों में काम करना पड़ता था। कारखानों में शुद्ध वायु तथा प्रकाश का अभाव था। गंदी बस्तियों में रहने तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से मजदूर कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बन जाते थे। गतिविधि प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि आप सौदागर हैं और एक ऐसे सेल्समैन को चिट्ठी लिख रहे हैं जो आपको नई मशीन खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। अपने पत्र में बताइए कि मशीन के बारे में आपने क्या सुना है और आप नई प्रौद्योगिकी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहती। तो प्रिय सेल्समैन, मैंने सुना है कि मशीनों की कार्यप्रणाली काफ़ी जटिल है। मशीनें प्राय खराब हो जाती हैं और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता है। वे उतनी अच्छी भी नहीं हैं जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। इसके अतिरिक्त अनेक उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते हैं। मशीनों से तो एक जैसे तय किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, परंतु बाजार में प्राय बारीक डिज़ाइन और विशेष आकारों वाली वस्तुओं की काफ़ी मांग रहती है। तो उस सेल्समैन को हम मशीनों में से संबंधित जो परेशानी आ सकती हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे कि हम मशीन क्यों नहीं लेना चाहते। अतः मैं इस नई प्रौद्योगिकी में पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ। भवदीय सौदागर, तो यहाँ पर जो सौदागर है उसका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से सेल्समैन को चिट्ठी लिखी जाएगी। चर्चा करें। प्रश्न 1, पाठ्य पुस्तक के चित्र 3, 7 और 11 को देखिए। इसके बाद स्रोत ख को दोबारा पढ़िए। अब बताइए कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले स्रोत ख को पढ़ते हैं। तो देखिए स्रोत ख क्या है कि एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह को परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वो टुकड़े टुकड़े करके देना चाहते थे, यानी कि उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लगी थी। अब काम मशीनों के द्वारा होने लग गया था, तो इसलिए जो मजदूर काम करते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, यानी कि शारीरिक श्रम की मांग अब घटने लग गई थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, इसीलिए
कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। तो यह स्रोत ख है। पाठ्यपुस्तक के चित्र 3, 7 और 11 को देखने तथा स्रोत ख को पढ़ने से पता चलता है कि जब कताई हाथ से की जाती थी तो उसमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। अब जब स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल किया जाने लगा तो मजदूरों की मांग कम हो गई और उनके रोजगार छिन गए। अतः बेरोजगारी की आशंका से मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने रोजगार को छिन जाने का डर था। संक्षेप में लिखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित की व्याख्या करें। क्या है? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो ब्रिटेन की महिला कामगारों के द्वारा स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला करना। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक एक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। इस मशीन के द्वारा एक मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सारी तकलियों को एक साथ में घुमा देता था। इससे एक साथ में कई धागे बनने लगते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो ब्रिटेन में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगार होने की चिंता होने लगी, क्योंकि अब उनकी जगह काम मशीनों से होने लगा। अतः इन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। स्पिनिंग जेनी के प्रचलन पर यह टकराव दीर्घकाल तक चलता रहा। है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों के द्वारा गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाना। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में पहुंचने लगे और वे गांवों के किसानों और मजदूरों को पैसा देते थे तथा उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार तथा विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी और इस मांग की पूर्ति के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं था। इसका कारण यह था कि शहरों में शहरी दस्तकार तथा व्यापारिक गिल्ड्स बहुत शक्तिशाली थे। वे व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। परिणामस्वरूप नए व्यापारी शहरों में व्यवसाय नहीं कर सकते थे। अतः यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ जाने लगे और वहां पर किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। यह है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो सूरत बंदरगाह का 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचना। सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित था। इस बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह निर्यात व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था। 1750 के दशक के बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। परिणामस्वरूप सूरत बंदरगाह महत्वहीन हो गया। इससे होने वाले निर्यात में अत्यधिक कमी आ गई, जिससे जिस धन से व्यापार चलता था वह समाप्त हो गया। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, परंतु 1740 के दशक तक यह मूल्य गिर करके केवल 30 लाख रुपए रह गया। यानी कि सूरत बंदरगाह से जो व्यापार होता था पहले 1.6 करोड़ रुपए का होता था और बाद में 1740 के दशक में यह गिर करके केवल 30 लाख रुपए ही रह गया था। इस प्रकार से सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, अर्थात पतोन्मुख हो गया था, यानी कि उसका विकास अवरुद्ध हो गया था।
घ है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त करना। भारत के बुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली कंपनियों के लिए भी कपड़ा बुनते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद यह कपड़ा उत्पादन संघ के व्यापार पर अपना एक अधिकार करना चाहती थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उसने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया तो जो कपड़ा उद्योग था उस पर वह अपना एक अधिकार करना चाहती थी। फलस्वरूप कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। ये कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे, जो बुनकरों के साथ में कठोर तथा अपमानजनक व्यवहार करते थे। तो इन गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की गई? क्योंकि ये जो बुनकर थे उनकी जांच करते थे, उनके ऊपर निगरानी रखते थे कि कहीं इन्होंने कपड़े का माल इकट्ठा तो नहीं किया है और ये कहीं दूसरे के लिए तो कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ये गुमास्ता इन बुनकरों की निगरानी रखते थे। प्रश्न 2, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर के घ तक ये 4 वक्तव्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़ करके हमें यह पता लगाना है कि दिए गए वक्तव्य सही है अथवा गलत है। अगर वक्तव्य सही है तो उसके आगे हमें सही लिखना है और अगर गलत है तो उसके आगे हमें गलत लिखना है। तो क्या है कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो देखिए यह कथन गलत है, तो इसके आगे क्या लिखना है? गलत। ख है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। यानी कि जो महीन कपड़ा होता था उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसके ऊपर भारत का दबदबा था। तो यह कथन सही है। ग है अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो यह कथन गलत है। घ है फ्लाई शटल के आने से हाथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो यह कथन सही है। प्रश्न 3, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। पूर्व अथवा आदि औद्योगिकरण इंग्लैंड तथा यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यानी कि फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले ही बाजार के लिए बड़ी मात्रा में औद्योगिक उत्पादन होने लगा। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अनेक इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण की संज्ञा दी गई है। यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित होने से पहले जब उत्पादन होने लगा तो उस समय को पूर्व औद्योगिकरण की संज्ञा दी गई है। चर्चा करें। प्रश्न 1, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला है कि यूरोप में मानव श्रम की कमी न होना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। यानी कि काम मानव के द्वारा या मशीनों की बजाय हाथों से ही या श्रमिकों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। निर्धन किसान और बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। श्रमिकों की अधिकता के कारण उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। इसीलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी जैसी कोई कठिनाई नहीं थी। दूसरा है मौसमी आधार पर श्रमिकों की मांग का घटना बढ़ना। यानी कि मौसम के आधार पर तो अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी।
गैस घरों तथा शराब खानों, बुक बाइंडरों, प्रिंटरों, बंदरगाहों आदि में सर्दियों में काम की अधिकता रहती थी। सर्दियों में इन्हें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो जिन उद्योगों में मौसम के साथ में उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ पर उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना लाभदायक समझते थे। तीसरा है बहुत से उत्पादों का केवल हाथ के द्वारा ही तैयार किया जाना। तो बहुत सारे उत्पाद ऐसे थे जो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से तो एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, परंतु बाजार में प्राय बारीक डिजाइन और विशेष आकारों वाली वस्तुओं की काफ़ी मांग थी और इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि मानवीय निपुणता की आवश्यकता थी। यानी कि मानवीय हाथों के द्वारा बहुत ही सुंदर विशेष आकार वाली वस्तुओं की तो काफ़ी मांग थी और वो आसानी से बनाई जा सकती थी, जबकि मशीनों से तो एक जैसे तय किस्म के ही उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, जिनकी बाजार में इतनी मांग नहीं थी। तो इसलिए बहुत सारे उत्पाद तो केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। चौथा है हाथ से बनी वस्तुओं को अधिक पसंद करना। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग अर्थात कुलीन और पूंजीपति हाथों से बनी हुई वस्तुओं को अधिक पसंद करते थे। हाथ से बनी हुई चीज़ों को श्रेष्ठता तथा सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उन्हें एक एक करके बनाया जाता था तथा उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। तो इसीलिए उच्च कुलीन और जो पूंजीपति लोग थे वे हाथ से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय बुनकरों से कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करवाने हेतु निम्न उपाय किए। पहला, गुमास्तों की नियुक्ति। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तो इस प्रकार से गुमास्ताओं की नियुक्ति की गई। दूसरा है बुनकरों पर पाबंदियां। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि बुनकर अब केवल कंपनी के लिए ही काम कर सकते थे, वे अन्य किसी खरीदार के लिए काम नहीं कर सकते थे। इस तरह की पाबंदी बुनकरों पर लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था और ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्तों को ही देना पड़ता था। वे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उन्होंने गुमास्तों से ऋण लेकर के यह कपड़ा बुना है। अब इस कपड़े को या तैयार माल को वे केवल गुमास्तों को ही दे सकते थे। तो इस प्रकार की पाबंदियां बुनकरों पर लगा दी गई थी। तीसरा है बुनकरों का शोषण। गुमास्ते बुनकरों के साथ में कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार करते थे। बुनकरों का शोषण करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। गुमास्ते सिपाहियों व चपरासियों को लेकर के आते थे तथा माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। उन्हें प्राय पीटा जाता था तथा उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। बुनकरों की दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। अब वे न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, परंतु वे ऋण के कारण कंपनी के लिए काम करने के लिए बाध्य थे। तो इस तरह से इन बुनकरों के ऊपर शोषण किया जाता था। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए। तो ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास। पहला है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात।
सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। वहाँ पर सर्वप्रथम 1730 के दशक में कारखाने खुले। कपास नए युग का प्रथम प्रतीक थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कपास के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था और 1787 में यह आयात बढ़कर के 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। दूसरा है कपास के उत्पादन में वृद्धि। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया जैसे कि कार्डिंग, ऐंठना, कताई, लपेटने आदि के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी मशीनों के कारण। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से भी ज़्यादा सुदृढ़ धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा प्रस्तुत की। अब लोग महंगी नई मशीन खरीद करके उन्हें कारखाने में लगा सकते थे। तीसरा है कपास उद्योग का विकास। सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। तीव्र गति से उन्नति करता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। यानी कि जो कपास उद्योग था वह सबसे बड़ा उद्योग बन गया। लंकाशायर में एक कॉटन मिल की स्थापना हुई। 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया तथा 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने कताई की प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। तो इन सब से कपास उद्योग का विकास बहुत तेजी से हुआ। प्रश्न 4, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। पहला है भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम होना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन कर रहे थे। इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजारों को अकस्मात एक विशाल देसी बाजार उपलब्ध हो गया। यानी कि जो भारतीय बाजार थे या भारतीय जो उद्योग थे वे अपने स्वयं के बाजार के लिए अब माल तैयार कर रहे थे, वस्तुएं बना रहे थे, तो उन्हें देसी बाजार उपलब्ध हो गया। दूसरा है भारतीय कारखानों के द्वारा सैनिकों के लिए सामान का उत्पादन करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियों तथा सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चरों की जीन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इसके लिए भारत में नए कारखाने स्थापित किए गए। पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगे। मजदूरों को बड़ी संख्या में कारखानों में भर्ती किया गया। इस प्रकार से युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।